नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए मेरे यानी सरोज गिरी गोस्वामी द्वारा लिखी कहानी सौंधी माटी की महक। तो आइए सुनते हैं ये कहानी सौंधी माटी की महक। गोधूली की बेला थी। अभी हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू ही हुई थी। मौसम बड़ा ही खुशगवार हो चला था। खेतों में हरियाली ही हरियाली थी। चना और मटर के पौधे हवा के हिंडोलों में झूम रहे थे। नन्हे बच्चों की तरह अठखेलियां कर रहे थे, मानो एक दूसरे के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहे हों। पेड़ों पर पंछी अपनी ही धुन में कलरव कर रहे थे, जैसे सारे दिन भर की खबर आज ही एक दूसरे को बता डालेंगे। अभी कुछ समय पहले ही हल्की बारिश हुई थी, सो वातावरण में सौंधी माटी की महक दूर दूर तक फैली थी। ये माटी की वो मनमोहक सुगंध थी जो महंगे से महंगे इत्र में भी नहीं पा सकते। इस सुगंध से मन मस्तिष्क तरोताजा हो जाता था। फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन का काम करती थी ये सौंधी माटी की महक। इसी सौंधी माटी की महक को पूरे मनोयोग से अपनी सांसों में भर रहे थे लियाकत अली। मास्टर लियाकत अली की उम्र लगभग 50 वर्ष की रही होगी। दरमियाना कद था उनका, रंग खूब उजला था। चेहरे पर मेहंदी में रंगी दाढ़ी उनके चेहरे पर खूब फबती थी। कढ़ाईदार गोल टोपी उनके चेहरे पर हमेशा शोभायमान रहती थी। आंखों में बारीक सुरमा सालते थे और हर शाम निकल पड़ते थे खेतों की तरफ। वहां खेत में जाकर हर पौधे को अपने हाथ से बड़े प्यार से छूते, उसे सहलाते, उसका हालचाल जान रहे होते, उसे प्यार कर रहे होते। वे मन ही मन उनसे बातें किया करते थे। जिस समय उनके संगी साथी बाजारों की रौनक में गुम होते थे, पान सिगरेट का मजा ले रहे होते थे, उस समय मास्टर लियाकत अली खेतों में अपने पौधों की देखभाल में लगे होते थे। पान सिगरेट को कभी छुआ भी नहीं था। यहाँ तक कि मुस्लिम होने पर भी उन्होंने कभी मांसाहार का सेवन नहीं किया था। 5 वक्त की नमाज अदा करते थे लियाकत अली। हमेशा खुदा की इबादत में उनके हाथ उठे रहते थे और सिर सजदे में झुका रहता था। बहुत ही मिलनसार थे। जिससे भी मिलते बड़े ही अपनत्व से मिलते थे। वे अपनी जिंदगी में खुश थे। गांव के ही मदरसे में बच्चों को उर्दू व अन्य विषयों पर तालीम दिया करते थे। बच्चों को बड़े प्यार से वे उनका सबक उन्हें याद कराते थे। कभी कभी बच्चों को देशभक्ति की कहानियां भी सुनाते थे, जिन्हें बच्चे बड़े ही चाव से सुनते थे। छात्रों को नित ही वे नैतिकता व सदाचार का पाठ पढ़ाते थे और उस पर वे स्वयं भी चलते थे। इसीलिए वे सभी के प्रिय अध्यापक थे। लियाकत अली के परिवार में उनकी बेगम, उनकी अम्मी जान और प्यारे से 2 बच्चे थे। बड़ा लड़का तौफीक कमाने के लिए शहर चला गया था और लड़की शाबिया का निकाह पास के ही गांव में हो गया था। सो जिम्मेदारियों से मुक्त खुदा की इबादत करते हुए जिंदगी मस्ती से गुजर रही थी। शाम को जब लियाकत अली घर लौटे, तब तक घरों में चिराग रोशन हो गए थे। वे देशभक्ति का गीत गुनगुनाते हुए दरवाजे में प्रवेश कर गए। लियाकत अली का घर किसी छोटी मोटी हवेली से कम नहीं था। अंदर दालान में घुसते ही तीनों तरफ बड़े बड़े कमरे बने थे। बीच में खुला आंगन था। दरवाजे व चौखट खूब मजबूत शीशम की लकड़ी की बनी थी। खिड़कियां और जालियों पर खूब नक्काशी की गई थी। दूसरी मंजिल पर भी कई झरोखे बने थे। वहां भी खूब सुंदर कारीगरी की गई थी। सब उनके दादे परदादे की ही धरोहर थी। बस वे और उनके पिताजी को केवल जरूरत पड़ने पर मरम्मत का काम ही करा पाते थे। लियाकत अली के 2 बड़े भाई व 1 बहन और थे। उनके भाई इसी गांव में खेती बाड़ी करते थे और इसी हवेली में सभी मिलजुल कर रहते थे। तीनों भाई एक ही हवेली में ऐसे आत्मसात होकर रहते थे जैसे दूध और पानी, जो एक दूसरे में मिले तो ना तो कोई उन्हें अलग ही कर पाए और ना ही पहचान पाए कि दूध कहाँ और पानी कहाँ। लियाकत अली के दादा परदादा भी
इसी गांव में रहते थे। धरती की गोद में बसा था ये छोटा सा गांव रहनसू। कश्मीर की हसीन वादियों में बसा था ये गांव। हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग इसमें मिलजुल कर रहते थे। इनका पहनावा भी लगभग एक जैसा ही था। वे मिलजुल कर ईद मनाते थे तो होली दिवाली पर भी खूब रौनक लगा करती थी। महिलाएं और बच्चे भी खूब मिलजुल कर हंसी खुशी मनाते थे। एक के घर में उजाला हो और दूसरे में अंधेरा, यह तो कभी हुआ ही नहीं था। सब तरफ अमन चैन ही था। भारत जैसे ही अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोग जगह जगह मिलकर जश्न मना रहे थे। देश के आज़ाद होते ही सभी ने खुली हवा में सांस ली थी। सभी ने मिलकर देश को आज़ाद कराया था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी ने आज़ादी के जंग में हिस्सा लिया था। सभी ने किसी न किसी प्रियजन को किसी न किसी रूप में अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली थी। उन्हीं का ये अथक परिश्रम था जिसके कारण सभी ने आज़ादी हासिल की थी। सो सभी आज़ादी का जश्न अपनी सामर्थ्य के अनुसार मना रहे थे। कोई खुशी में खील बताशे बांट रहा था तो कोई देसी घी के लड्डू बांट रहा था तो कोई घर का बना गुड़ ही खुशी खुशी बांट रहा था। वहीं एक किसान तो बच्चों को झोली भर भर के अनाज बांट रहा था। बच्चे भी कुर्ते में अनाज लेते और दुकान पर बेचकर कोई लेमन जूस खाता तो कोई दाल से तो कोई खट्टी मीठी इमली के चटखारे ले रहा था। औरतें भी कुएं पर पानी भरती जाती तो आज़ादी की बातें करती थीं। वे भोली मासूम ये तो न जानती थी कि आज़ादी किसने दिलाई, कैसे दिलाई, लेकिन वे इतना जानती थी कि दिल्ली में कोई अंग्रेज नाम का राजा था जो सब पर अत्याचार करता था। उसने तथा उसके मंत्री ने सबको गुलाम बना रखा था। उसके राज में ना अच्छा खा सकते थे और ना ही पहन ओढ़ सकते थे। बस उसी की जी हजूरी सभी को करनी पड़ती थी। और अब इस सब से सभी को निजात मिल गई है। यही सब चर्चाएं पूरे गांव में जोरों पर थीं। मास्टर लियाकत अली ने भी बड़े जोशो खरोश से जीत का यानी आज़ादी का जश्न मनाया था और बच्चों को खट्टी मीठी गोलियां बांटी थीं। अभी आज़ादी मिले कुछ ही समय बीता कि गांव में सुगबुगाहट धीरे धीरे फैलने लगी कि देश का बंटवारा होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जो लोग शहर जाकर कुछ बातें सुनकर आए थे वही गांव में आकर नमक मिर्च लगाकर बातें सुनाने लगे थे। जो गांव के बड़े बूढ़े थे उन्होंने गांव वालों को ऐसी बातों पर कान न धरने की सलाह दी और अपनी तरफ से उन्हें समझा बुझा दिया। लेकिन ये चिंगारी ना तो दबी थी और ना ही पूरी तरह बुझी थी। बस थोड़ी सी आश्वासनों की राख में दब गई थी, मगर अंदर ही अंदर सुलग रही थी। लियाकत अली अपने मुसलमान भाइयों को समझा बुझा रहे थे कि ये कोरी अफवाह है, शायद सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। पाकिस्तान भी तो भारत का ही हिस्सा है, फिर काहे का बंटवारा और कैसा बंटवारा। सभी मिलजुल कर पहले की तरह ही रहेंगे और बात आई गई हो गई थी। उस दिन सुबह के 8 ही बजे थे। लियाकत अली मदरसे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी बेगम रसोई में पराठे सेक रही थी और अम्मी आंगन में बैठी कुरान शरीफ पढ़ रही थी कि अचानक वे बड़ी जोर से चीखी, हाय अल्लाह, ये कैसा दर्द है, मेरी जान निकली जाती है। कहकर उन्होंने सीना बड़ी जोर से भींच लिया था। लियाकत अली झोला उठा ही रहे थे कि अम्मी की आवाज़ सुनकर दौड़कर आंगन की तरफ लपके। उधर उनकी बेगम ने भी शायद सास की चीख सुन ली थी। वे भी आटे के सने हाथों से ही दौड़कर सास के पास पहुंची। तब तक लियाकत अली ने आगे बढ़कर गिरती हुई अम्मी को थाम लिया था। वे घबराए हुए बोले, अम्मी, अम्मी जान, आंखें खोलिए, खुदा के वास्ते आंखें खोलो। लेकिन अम्मी की आंखें मुंदी की मुंदी ही रहीं। अभी सभी उन्हें झकझोर कर हिला रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन वे वहां जा चुकी थीं जहां तक किसी की आवाज़ नहीं पहुंच सकती थी। लियाकत अली समझ गए कि अम्मी की रूह फना हो चुकी है, वे जन्नत में फरिश्तों से जा मिली हैं। उन्होंने धीरे से अम्मी के दोनों हाथों से संभाल कर
जमीन पर ही लिटा दिया। धीरे धीरे अम्मी की इंतकाल का समाचार सारे गांव में फैल गया और लियाकत अली का पूरा घर गांव वालों से भर गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी अम्मी के जनाजे में शामिल थे, उनके गम में गमगीन थे। अम्मी कफन दफन से लौटे तो सभी उनके गम में शामिल थे। उस दिन किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला था और ना ही किसी ने कुछ खाया था। बच्चों ने गुड़ चबेना से ही पेट भरा था। गांव की औरतें व आदमी सभी लियाकत अली के घर में ही रहते और उन्हें तरह तरह से सांत्वना दे रहे थे। लियाकत अली की माँ के इंतकाल से बिल्कुल टूट से गए थे। अम्मी के जाने का गम तो तीनों ही भाइयों को था, लेकिन वे जल्दी ही संभल गए थे। लेकिन लियाकत अली सबसे छोटे होने के कारण उनके सबसे ज़्यादा करीब थे, सो वे अपने आप को नितांत असहाय व अकेला महसूस कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि वक्त हर गम का मरहम बन जाता है, तो लियाकत भी अपने आप को इस गम से उबारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम के समय सभी इकट्ठे होकर चौपाल पर बैठे थे। कोई पान चबाता था तो कोई बीड़ी के कश लगा रहा था, लेकिन कान सभी के रेडियो की खबरों पर लगे थे। खबरें शुरू होते ही सब दम साध कर खबरें सुनने लगे। तभी एक खबर सुनते ही सब चौंक गए और सकते में आ गए। खबर थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बन चुके हैं। अब सबसे गुजारिश की गई थी कि जो भी नागरिक जहां रहना चाहे रह सकता है, और यदि कोई अपनी मर्जी से पलायन करना चाहे, यानी हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान भाई पाकिस्तान जाना चाहे या पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू भाई हिंदुस्तान आना चाहे, तो उसे ऐसा करने की खुली छूट होगी। वे अपनी मर्जी से कोई भी देश अपने आशियाने के लिए चुन सकते हैं। इस खबर से सभी गांव वालों पर जैसे वज्रपात ही हो गया था। सभी सन्न होकर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। कुछ पलों तक सभी की जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। हवा जैसे थम गई थी। जड़ चेतन सब ऐसे स्थित हो गए था। रेडियो भी खबरें सुनाकर शांत सा हो गया था। लियाकत अली के शरीर में झुरझुरी सी फैल गई थी। तभी अपने पर संयम रखते हुए लियाकत अली ने बोलना शुरू किया था कि भाइयों, आप सब चिंता मत करो। अभी जाना न जाना हमारे ही हाथ में है। हम में से जो जहाँ चाहे रह सकता है। हम सब इसी गांव में रहेंगे जैसे पहले रहते थे। मास्टर जी, आप किसी बात की चिंता मत करो। हम पहले भी एक परिवार की तरह रहते थे और अब भी हैं। किसी ने कहा, बंटवारा देश का हुआ है, दिलों का नहीं। हम जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। सभी गांव वाले एक सुर में बोले थे। यह सब सुनकर मास्टर जी को बहुत अच्छा लगा। भावातिरेक से उनकी आंखों की कोरें गीली हो गईं। अब सर्वसम्मति से यह तय हो गया था कि सब यहीं पर रहेंगे। दोपहर के 3 बजे थे। मास्टर जी दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अचानक उनकी झपकी लग गई थी। वे अभी थोड़ी देर ही सोए थे कि बाहर उठते कोलाहल से उनकी आंखें खुल गईं। वे उठकर बाहर दरवाजे तक आए तो देखा लगभग 20-25 आदमी हाथों में लाठी व डंडे लिए चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बीच बीच में मुसलमान भाइयों के घरों पर पत्थर भी बरसा रहे थे। सभी नौजवान पूरे जोश से नारे लगा रहे थे। उनमें से कोई पीछे की पंक्ति में एक कहता, धेले का कत्था, धेले का पान, चल भई मुस्लिम पाकिस्तान। सारा समूह एक सुर में बोलता। कभी सब एक स्वर में बोलते, हर हर महादेव। लियाकत अली की भ्रुकुटी तन गई थी। आवेग में उनका शरीर कांपने लगा था। वे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उन्हें इस गांव का नहीं लगा। अब लियाकत अली समझ गए कि ये किसी की साजिश है, उनके गांव के लोगों में फूट डालकर लड़ाई कराने की। लियाकत कुछ बोलने जा ही रहे थे कि उधर से दूसरे छोर से एक और अपार जनसमूह आता दिखाई दिया। वे भी नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब तो स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। लियाकत अली उन्हें समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि दोनों समूह आमने सामने आ गए
और अग्नि नेत्रों से एक दूसरे को देखने लगे थे। दोनों ओर से ही लाठी और बल्लम चमकने लगे थे। किसी अनहोनी की आशंका से लियाकत अली का सिर भिन्नाने लगा था। फिर भी वे हिम्मत कर बोले, भाइयों क्यों नारे लगाते हो? आज तक सबकी दांत काटी रोटी थी और बाहर वालों के कहने में आकर क्यों भाई भाई के खून के प्यासे हो रहे हो? जाओ भाइयों, अपने अपने घर जाओ। तभी मुस्लिम के समूह में से एक भीड़ में से निकलकर बोला, मास्टर जी, हम तो चुपचाप अपने घरों में बैठे थे, यही आकर दरवाजे पीटने लगे और पत्थर बरसाने लगे, तो हम क्या करें? हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हैं, खुदा कसम अब हम भी पीछे ना हटेंगे। कहकर उसने लाठी 2 बार जमीन पर गुस्से से पटकी कि अब जिसमें दम है आ जाओ सामने। दम की बात ना करो मियाँ, 2 मिनट में धूल चटा देंगे, सारी हेकड़ी भूल जाओगे और सीधे पाकिस्तान जाकर ही दम लोगे। कहते हुए हिंदुओं के बीच से एक नौजवान भाला लेकर बाहर निकल आया। तब तक गांव के और लोग भी इकट्ठे हो गए। औरतें भी तमाशबीन बनकर द्वार पर खड़ी हो गईं, मगर अंदर ही अंदर वे भी भयभीत थीं कि न जाने अब क्या होगा। अब तक इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। लियाकत अली भीड़ में समझाने के लिए उतरे ही थे कि किसी ने उनके सिर पर डंडे से वार कर दिया। वे सिर पकड़कर वहीं दोहरे होते चले गए। अब तो सारी भीड़ आपस में उलझ पड़ी। जरा सी देर में ही लोग एक दूसरे पर लाठियां भांजने लगे। भीड़ में भी पता नहीं चलता था कि कौन किसे मार रहा है। हर तरफ चीख पुकार थी। औरतें और बच्चे भयभीत होकर अपने अपने घरों में दुबक गए थे। कोई वार कर रहा था तो कोई अपने को बचा रहा था। आज तो ताकतवर का ही बोलबाला था। कमजोर तो बेचारे अपने आप को बचाने के लिए ही इधर उधर भाग रहे थे। मारने वालों में शायद न हिंदू थे न मुसलमान, वही मार खाने वाले भी उनमें से कोई नहीं था। बस कुछ आतंक फैलाने वाले थे तो कुछ उसकी चपेट में आकर घायल होने वाले थे। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर मास्टर जी को उठाया था। तभी किसी ने पुलिस चौकी में खबर कर दी तो सायरन बजाती पुलिस की लारी आ गई। पुलिस वाले लारी से उतरते ही डंडे बरसाने लगे थे। आनन फानन में धरपकड़ शुरू हो गई थी। लोग मारपीट छोड़कर गलियों में इधर उधर भागने लगे। कुछ पकड़े भी गए थे और कुछ खेतों में भाग गए थे। गांव में मरघट जैसा सन्नाटा पसरा था। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में दुब के बैठ गए थे। पुलिस कहकर गई थी कि अब अगर गांव में दंगा किया तो कर्फ्यू लग जाएगा। फिर कब खुलेगा कोई नहीं जानता। सो सभी शांत बैठे थे। लियाकत अली इस दंगे से बुरी तरह टूट गए थे। उनका शरीर बेजान हो चला था। उनका मदरसा भी कुछ समय से बंद पड़ा था। अब वे खाट पर पड़े छत की कड़ियां गिनते थे। उनका मन उदास था। दंगा हुए अभी सप्ताह भी ना बीता था कि गांव में फिर से पुलिस वालों की लारियां घूमने लगी थी। वे सभी लाउड स्पीकर से चिल्ला रहे थे कि सभी अमनो आयाम को खबर हो कि बंटवारा होने की वजह से हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई पाकिस्तान में जाएंगे और पाकिस्तान के हिंदू भाई हिंदुस्तान में वापस आएंगे। आप सबको सूचित किया जाता है कि आपका जो भी कीमती माल असबाब हो वे बांध लें और जल्द से जल्द मुसलमान भाई यहाँ से निकलने की कोशिश करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जान माल की हिफाजत करते हुए आपको सरहद पर छोड़ेंगे। वहाँ से आपको अन्य गाड़ियों से सुरक्षित पाकिस्तान पहुँचा दिया जाएगा। इस सब प्रक्रिया की कुछ मियाद मुकर्रर की गई है। इसके बाद भी कोई मुसलमान यहाँ रहा तो वह अपनी जान माल का खुद जिम्मेदार होगा। दंगे होने की आशंका को देखते हुए हम यही सलाह देते हैं कि मुसलमान भाई अपनी जान माल की सलामती के लिए जल्द से जल्द हमसे आकर कैंप में संपर्क करें और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम उनकी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। पुलिस की लारियों में बैठे लोग यही बातें बार बार दोहरा रहे थे। वे पूरे दिन यही बातें दोहराते गांव में घूम रहे थे। जब से गांव में ये खबर फैलने लगी थी तभी से गांव में मुसलमान भाइयों का जीना दूभर हो गया था। कोई उनके घरों पर पत्थर फेंकता था तो कोई गालियां बककर चला जाता था। कोई तो उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे जाता था। कुछ तो उनकी बहन बेटियों से बदसलूकी की बातें कर करके उन्हें डराते व धमकाते थे।
ये सब धमकियाँ उनके गांव वाले लोग नहीं देते थे, बल्कि आसपास के गांव के लोग आकर उन्हें धमकी देते थे। दरअसल उनकी गिद्ध जैसी आंखें उनकी हवेली पर, उनके खेत खलिहानों पर लगी थीं। वे जानते थे कि ये अपनी जान की परवाह कर यहाँ से भागें और हम उनकी जायदाद पर कब्जा कर मजे उड़ावें। सो वे तरह तरह से डरा धमका कर उन्हें यहाँ से खदेड़ना चाहते थे। उधर लियाकत अली के दोनों भाइयों ने हिंदुस्तान छोड़ने की पूरी तरह से मन बना लिया था। शायद वे समझ चुके थे कि जायदाद का लोभ किया तो कहीं जान से ही ना हाथ धोना पड़े। फिर दोनों की दो दो जवान बेटियां थीं, उनकी भी उन्हें परवाह थी कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। फिर पीछे हाथ मलने के सिवाय कुछ हासिल ना होगा। सांप निकल जाने के बाद उसकी लकीर पीटने से क्या हासिल होगा। यही सब सोचते हुए दोनों परिवारों ने सर्वसहमति से पाकिस्तान जाने का फैसला किया। फिर काफ़ी तादाद में और मुसलमान भाई उनकी कही बातों में सम्मिलित हो गए थे। सभी मुस्लिम भाई मिलकर लियाकत अली को देश छोड़ने के लिए और अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए मना रहे थे कि वो उनके साथ चलें। उधर लियाकत अली का दिल नहीं मान रहा था हिंदुस्तान छोड़ने के लिए। यहाँ की मिट्टी की खुशबू उनकी रग रग में बसी थी। यहाँ इसी धरती की गोद में खेलकर बड़े हुए थे। यहाँ उन्होंने बचपन बिताया था, जवानी बिताते हुए बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाया था। यहाँ उनकी अम्मी की, दादा परदादाओं की रूहें बसती थीं। उन्हें अकेला छोड़कर कैसे चले जाएं? और अपना वतन छोड़कर जाएं भी क्यों? केवल इसीलिए कि ऊपर बैठे आकाओं के हुक्मरानों ने फैसला कर दिया। वे होते कौन हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग करने वाले? वे कौन हैं जो हिंदू मुस्लिम को, इस धरती के दो बेटों को अलग करना चाहते हैं? और फिर क्या क्या अलग करोगे? उनके साथ बिताए एक एक पल, एक एक दिन, उनकी खट्टी मीठी यादें क्या अलग कर लोगे? यही सब बातें हर दिन उनके दिलो दिमाग में घूमा करती थीं। वे फैसला नहीं कर पा रहे थे। इसी उधेड़-बुन में लगे रहते थे मास्टर लियाकत अली। उनकी रातों की नींद व दिन का सुकून सभी कुछ छिन चुका था। अब तो पाकिस्तान से भी हिंदू लौटकर आने लगे थे। यह गांव पास में ही पड़ता था, तो ज़्यादातर इसी गांव में आकर बसने लगे थे। जहां जिसके सिंह समाये वहीं वह घुस जाता था। मुसलमान के घरों पर कब्जा करने लगे थे हिंदू, उधर हिंदुओं के घरों पर कब्जा करने लगे थे मुसलमान। उधर पाकिस्तान में के भी विभिन्न सूबों व प्रांतों में ज्वाला सी धधक रही थी। अत्याचार हर जगह हो रहा था। यहाँ मुसलमान पिसते थे तो वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। हर तरफ हाहाकार मची थी। माँ बहनों की अस्मत पर हमला हो रहा था और तो और हर जगह मौत का तांडव फैला था। आज रात को लियाकत अली ने अहम फैसला लिया था, अपना वतन छोड़ने का, हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला। दिल पर पत्थर रखकर लियाकत अली ने दोनों भाई अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जा चुके थे। उनके बेटे व बेटी की भी कोई खबर नहीं थी। उनकी बेगम भी बीमार रहने लगी थी। और जब उन्होंने सुना कि मास्टर जी ने देश छोड़ने का फैसला लिया है, तब से तो वे बिल्कुल ही अधमरी सी हो गई थी। वे हमेशा यही कहा करती थीं, मास्टर जी क्यों बुढ़ापे में देश निकाला देते हो? दादा परदादाओं की भूमि को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अब तो बस यहीं कफन दफन हो जाए तो अच्छा है। लियाकत अली खुद टूटे हुए थे, लेकिन अपनी बेगम को सांत्वना देते थे कि बेगम चिंता क्यों करती हो, होगा वही जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। खुदा ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। और वे सुबह होने का इंतजार करने लगे। भोर के 5 बजते ही लियाकत अली ने नमाज अदा की। फिर वे बेगम को जगाने चले। वे जैसे ही कमरे में पहुंचे तो उनकी बेगम निश्चेष्ट बिस्तर पर पड़ी थी। चेहरे पर असीम सुकून था। लगता था फरिश्तों के साथ बैठी हैं। शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। सिर थोड़ा सा एक तरफ ढुलका था और वे चिर निद्रा में सो गई थीं। लियाकत अली समझ गए कि उनकी बेगम उनसे नाता तोड़ चुकी हैं। वे जन्नत में जा चुकी हैं। वे इस वतन को, उसकी माटी को छोड़ना नहीं चाहती थीं, तो अल्लाह ने उनकी सुन ली। कहती भी थीं, यही धरती मुझे गोद में समेट ले तो मैं इसी में समा जाऊं। अपने गांव से
अपनी माटी से, अपनों की रूहों से बिछोड़ना ना हो। और खुदा ने उनकी सुन भी ली। एक मैं ही ऐसा बदनसीब हूँ जो अल्लाह मेरी ही नहीं सुनता। ये तो सदा के लिए यहीं की हो गई। मुझे ही अब यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। अब रूह तो मेरी जा चुकी है, अब यह केवल शरीर बचा है। यह चाहे यहाँ रहे या पाकिस्तान में, क्या फ़र्क पड़ता है। सोचकर वे धम से ज़मीन पर बैठ गए और दोनों हाथों से अनायासी सिर पकड़ लिया। अब उनका दिल रोया तो 2 बूंदें आंसू की उनकी आंखों से चू पड़ी थी। सुबह 10-11 बजे तक लियाकत अली की बेगम को खाके सुपुर्द कर दिया गया था। पूरा गांव उनके जनाजे में शामिल था। बस उनकी बेटा नहीं आ पाए थे, और आते भी कैसे, उनकी कोई खोज खबर ही नहीं थी। वे इस वक्त हिंदुस्तान में थे या पाकिस्तान पहुंच गए थे, कोई पता ना था। लियाकत अली ने सब अल्लाह पर छोड़कर रिफ्यूजी कैंप में शरण लेने की सोच ली थी। जिस वक्त वे हवेली में ताला जड़कर बाहर आए तो अचानक ही वे किसी अबोध बालक की भांति फूट फूट कर रो दिए। रो के से भी उनकी हिलकी न रुकी तो वे वहीं दरवाजे की सीढ़ी पर ही बैठ गए और फफक फफक कर फिर रो दिए। जैसे कोई गाय एक घर से बेचे जाने पर दूसरे खोटे से बनने से पहले रंभाती है, जैसे कोई बेटी नेहर से विदा होकर ससुराल जाते समय रोती है। सचमुच वे किसी बेटी की तरह ही तो थे। हिंदुस्तान उन पर उनका परिवार नेहर ही था, और जो बाप बेटी को भेजता है वो बाबन गई थी हमारी हुकूमत, उसमें बैठे हुक्मरान जिन्होंने फरमान सुना दिया था। जब लियाकत अली को जी कुछ हल्का हुआ तो उनके कुछ साथियों ने उन्हें आगे बढ़कर उठाया था और उन्हें सहारा देकर नीचे तक आ गए थे। लियाकत अली अपने कुछ साथी परिवारों के साथ लारी में बैठकर जा ही रहे थे कि उनके पड़ोसी पंडित दीनानाथ हांफते भागते लारी तक आए और बोले, क्यों मियाँ, बिना मिले ही दौड़े जाते थे, मेरा इंतजार भी न किया। कहकर वे लियाकत अली के गले से लग गए। ये अली के बचपन के साथी थे। दोनों साथ साथ ही खेले कूदे व जवान हुए थे। दोनों की दांत काटी रोटी थी। दोनों परिवारों में इतना प्रेम था जैसे सगे भाइयों में। उनकी इस आत्मीयता मिलन से लियाकत अली फिर रोने लगे। तब पंडित जी फिर बोले थे, रोते काहे को हो अली, परमात्मा ने चाहा तो दोनों यार फिर मिलेंगे। तुम हवेली की चाबी मुझे दे जाओ, तुम्हारा घर, तुम्हारा सामान, तुम्हारी अमानत मेरे पास रहेगा। जब चाहे आकर ले लेना मेरे यार। लेकिन अगर ताला लगा कर छोड़ोगे तो कोई रात में ताला तोड़कर तुम्हारी हवेली व सामान पर कब्जा कर लेगा, और अगर चाबी मेरे पास रहेगी तो कुछ दिन मैं उसमें रहूँगा और लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी हवेली पर मेरा कब्जा है, तो कोई इस तरफ आँख टेढ़ी भी न कर पाएगा। और जब भी तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारा बेटा यहाँ आए तो मैं यह घर, यह हवेली तुम्हारे या उसके सुपुर्द कर दूंगा। आगे तुम जैसा ठीक समझो। मियाँ, मुझ पर विश्वास हो तो चाबी दे जाओ, वरना जैसा भी तुम्हें मुनासिब लगे करो। लियाकत अली भी कुछ सोच ही रहे थे कि उनके मुसलमान भाई ने उनका हाथ धीरे से दबा दिया और आंखों ही आंखों में चाबी देने से मना कर दिया। उसका इशारा समझकर लियाकत अली सोचने लगे कि इन पत्थरों की हवेली का वे करेंगे भी क्या। बेटा बेटी कहाँ है, कुछ पता नहीं है। जब भरा पूरा परिवार ही बिखर कर इधर उधर हो गया तो इस बेजान संपत्ति का क्या मोल आंकें। ये भी तो तभी तक मेरी थी जब तक इसमें मेरा पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था, और मैं अपनी मर्जी से चाबी पंडित जी को नहीं भी दूंगा तो कोई और इस पर आकर कब्जा कर लेगा। तो क्यों ना मैं ही अपने हाथों से ये चाबी हवेली पंडित के हाथों सौंप दूं। अब लियाकत अली ने सोचने में एक पल की देरी नहीं की और कुर्ते की जेब से चाबी निकालकर पंडित दीनानाथ को सौंप दी और बोले, लो पंडित जी, संभालो हवेली। आज से यह हवेली तुम्हारी और तुम ही हो इसके मालिक। कहकर मास्टर लियाकत अली वहाँ रुके नहीं और लॉरी में आकर बैठ गए थे। दिल में बस एक ही कसक बाकी थी कि बेगम का चालीसा यहाँ नहीं कर पाए थे, लेकिन वे भी क्या करते, यहाँ रहने की मियाद जो पूरी हो चली थी।
शाम के तीसरे पहर सभी कैंप में पहुंच गए थे। वहां अब भी गहमा गहमी थी। काफी बड़े मैदान में कतार से टेंट लगे थे। टेंट हवा में ना उड़े इसके लिए उन्हें लोहे के खूंटों से बांधा गया था। टेंटों की कतारें शुरू होने से पहले ही एक टेंट था जिस पर लिखा था पूछताछ केंद्र। उसके दूसरी तरफ एक टेंट पर लिखा था चिकित्सा केंद्र। उसके आगे 2 टेंटों में खाने पीने की व्यवस्था थी। लियाकत अली भी अपने साथियों के साथ एक तंबू में पहुंच गए थे और हाथ मुंह धोकर नमाज अदा की और तंबू में बिछी दरी पर ही लेट गए। भरे पूरे परिवार में रहने वाले लियाकत अली आज नितांत अकेले हो गए थे। कहने को तो उनके साथी व उनका पूरा परिवार साथ में था, किंतु वे एकदम अकेले थे। आज उनका अपना कहने को कोई भी ना था और सोचो तो पूरा संसार उनका अपना था। उनका किसी से बैर जो नहीं था। रात लियाकत अली ने करवटें बदलते बिताई तो सुबह उन्हें दूसरी लारी में सरहद के लिए रवाना कर दिया गया। उनको लारी छोटे मोटे ट्रक की तरह ही थी, जिसमें 30 के लगभग आदमी, औरतें व बच्चे थे। सभी के चेहरे गमगीन थे। कोई महिला तो आंसू बहा रही थी। उनके आंसू रुकते न थे और कुछ के चेहरों पर शिकन न थी, जैसे उन्हें कहीं भी रखो उन पर कोई फर्क न पड़ता था। सभी चुपचाप उस लॉरी में बैठे थे। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। शायद गम ने सभी के मुंह पर ताला जड़ दिया था या सभी को वहाँ पाकिस्तान जाकर रहने खाने का गम सता रहा था। लियाकत अली भी चुपचाप बुत बने बैठे थे। शायद उन्होंने अपनी डगमगाती नैया को उस खुदा के हवाले कर दिया था और सोच लिया था कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। यह रमजान का महीना चल रहा था। रमजान का महीना सबसे पाक माना जाता है। इस महीने में खुदा को जितनी भी इबादत की जाए उसका सवाब दुगना हो जाता है। ये रमजान के रोजे मानव को पाक बनाते हैं और झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। लियाकत अली ने भी रोजे रखे थे। आज उनका 5वां या 6ठा रोजा ही था। उन्हें यहाँ आए पूरे 10 साल बीत गए थे। इन 10 सालों में एक भी दिन ऐसा न गुजरा था जब उन्होंने हिंदुस्तान को, वहाँ रहने वाले संगी साथियों को याद न किया हो। हालांकि लियाकत अली जानते थे कि अब पाकिस्तान ही उनका वतन है, उनका प्यारा देश है, मगर उनकी आत्मा वह ना तो इसे अपना देश मानती थी, ना ही यहाँ के लोगों को हम वतन। वे यहाँ की मिट्टी से कभी जुड़ ही नहीं पाए थे। यहाँ के लोग पराये लगते थे। यहाँ का माहौल पराया सा लगता था। उन्हें याद आते थे अपने खेत खलिहान, अपनी हवेली, अपना मदरसा, जहाँ वे बच्चों को तालीम दिया करते थे। वो मस्जिद से आती अल्लाह अकबर की अजान उन्हें याद आती थी। वो मंदिर के घंटे की टनकार, शंख का नाद, वहाँ से आती सुवासित चंदन और इत्र की सुगंध उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। वो चौपाल पर की बैठक जहाँ वे शाम को प्रफुल्लित मन से देशभक्ति के गीत गांव वालों को सुनाते थे। पाकिस्तान के छोटे से कस्बे में लियाकत अली ने घर किराए पर ले लिया था। उनके साथ आए उनके साथी भी आसपास ही बसे थे। जो दिल से दबंग थे उन्होंने तो यहाँ पर भी अपना दबदबा कायम कर हिंदुओं की बड़ी बड़ी कोठियों पर कब्जा कर लिया था। और जो दब्बू किस्म के लोग थे वे यूं ही छोटे मोटे कमरों में किराए पर रह रहे थे। लियाकत अली भी एक छोटे स्कूल में पढ़ाने लगे थे। गुजर बसर लायक वेतन मिल जाता था। अकेले लियाकत अली थे, उनका खर्चा भी कितना था। सुबह खाते तो शाम को खाना ना खाते थे और शाम को खाते तो सुबह का नाश्ता गुल कर देते थे। हालांकि उनके साथी उनका पूरा ध्यान रखते थे, उनकी खोज खबर भी लेते रहते थे, लेकिन लियाकत अली तो अपना दिल, अपनी आत्मा हिंदुस्तान में ही छोड़ आए थे। वे उस पेड़ की तरह थे जो एक बार अपनी ज़मीन से उखड़ जाए तो फिर लग नहीं सकता। किसी तरह ज़मीन में धंस भी जाए फिर भी कभी हरा भरा नहीं रहता। उस पर कभी फल फूल नहीं लगते, ना ही उस पर पत्ते आते हैं। बस सूखता नहीं है मगर रहता है बिल्कुल बेजान बेदम। अब कोई नन्हा पौधा हो तो एक जगह उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओ तो लग भी जाए। लियाकत अली जैसा वृक्ष कहाँ लग सकता है भला। वह
तो दिन ब दिन सूखता है, सो वे भी वृक्ष की तरह ही सूख रहे थे। लियाकत अली अपने घर परिवार को याद करते थे, अपने बेटा व बेटी को याद कर रोते थे, चुपके चुपके रोते थे। हिंदुस्तान में छूट गई अपनी अम्मी, अब्बू, बेगम, दादा परदादाओं की रूहों को याद करते थे। वे कब्रिस्तान में बनी उनकी कब्रगाहों को याद करते थे। उन्हें देखने को, उन्हें सजदा करने को मन करता था उनका। वे खुदा की इबादत कर उससे मिन्नतें करते थे कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा कर दो कि एक बार, केवल एक बार मैं अपने वतन लौट सकूं। वे अपनी जीवन की अंतिम सांस अपनी पुश्तैनी हवेली में ले सकते और अपने प्रियजनों के साथ ही उनकी बगल में ही सो रहते। रोज रोज की उनकी इबादतों से या उनकी मिन्नतों से शायद खुदा का दिल भी थोड़ा पसीज गया था। उनके दिल की गहराइयों से निकली गुहार शायद उस खुदा ने सुन ली थी, जिसे सभी गूंगा और बहरा कहते थे। एक रोज शाम को स्कूल से घर लौटे लियाकत अली पानी पी रहे थे कि तभी एक नन्हा सा बच्चा कमरे में आया और बोला, मास्टर जी, तुम्हारा खत दोपहर को ही आया था, अब्बा ने भेजा है। लियाकत अली ने खत ले लिया और सोचा, 10 साल में पहली बार किसे मेरी याद आ गई जो खत भेजा है। उस पर लगी भारत की मोहर देखकर लियाकत अली की बाछें खिल गईं। अपने वतन से आए खत को लियाकत अली ने चूम लिया, फिर तुरंत कुर्ते की जेब से चवन्नी निकालकर बालक के हाथ पर रख दी और बोले, तुमने खत ला कर दिया था, लो लल्ला जी, तुम्हारा इनाम, मिठाई खा लेना। चवन्नी देखकर तो बालक की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह पैसे लेते ही वहां से कूदता फांदता भाग गया और लियाकत अली उस खत को पढ़ने में मशगूल हो गए। खत उनके बेटे का, उनके नूरे चश्म का था। खैरियत के बाद लिखा था कि वह अपनी हवेली में ही रह रहा है। खत का मंजूमन कुछ इस तरह था कि वह पिछले 5 सालों से अपनी बेगम और बच्चों के साथ हवेली में रह रहा है। पंडित जी ने वादे के मुताबिक सहर्षी उसकी अमानत उसे सौंप दी थी। अब वह वहीं पर खेती बाड़ी कर रहा है। अभी कुछ समय पहले ही किसी ने उनका पता मालूम हुआ था किसी से, सो इसीलिए यह खत उन्हें भेज रहा है। खत पाते ही अब्बा तुरंत अपने बर्तन लौट आए। अब यहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, सब तरफ अमन चैन है। उसने अपने दोनों ताऊओं का पता भी मालूम करने की गुजारिश की थी तथा साथ ही यह भी लिखा था कि उसकी आपा भी खैरियत से है। लियाकत अली को खत क्या मिला, मानो अकूत का खजाना मिल गया था। वर्षों से सूखे पड़े मन के वृक्ष को जैसे अमृत की बरखा मिल गई थी। वह उसकी बौछार में पूरा सराबोर हो लहला उठे थे। लियाकत अली के चेहरे की रौनक देखते ही बनती थी। आज उनके खुदा ने उनकी सुन ली थी। आज उन्हें वे खुशियाँ मिली थीं जो कभी खुदा ने उनसे छीन ली थी, किंतु आज सूद समेत उन्हें लौटा दिया था। वे खुशी पासपोर्ट बनवाने के लिए घर से निकलने लगे। तभी उन्हें याद आया कि शाम के 6 बजे कौन सा दफ्तर खुला होगा। वे वहीं चारपाई पर बैठ गए और अपने बावलेपन पर खुद ही ठट्ठा कर हंसने लगे। एक बार फिर लियाकत अली वही खत तीसरी बार पढ़ने लगे। आज मिली खुशी से बोरा से गए थे वे। कुछ ही समय में उन्होंने पासपोर्ट बनवा लिया और पूरे उत्साह से अपने वतन जाने की तैयारी करने लगे। और तैयारी भी क्या थी, 2-4 जोड़े कपड़े ही तो बैग में डालने थे। कुछ जरूरत भर की चीज़ें थीं, कुछ बनाने खाने के बर्तन। उन्होंने अपने घर का सारा सामान स्कूल के चपरासी को बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया और केवल कुछ कपड़े लेकर हिंदुस्तान रवाना हो गए। लियाकत अली जैसे ही अपने गांव की पक्की सड़क पर बस में से उतरे तो उनका मन पुलकित हो रहा था। इन 10 सालों में गांव तक जाने की सड़क पक्की बन गई थी। वहीं छोटा सा बस रुकने का अड्डा भी बन गया था। 2-4 चाय पानी व अन्य चीज़ों की दुकानें भी खुल गई थीं। वे गांव में सीधे अपनी हवेली नहीं गए, बल्कि पोखर का रास्ता पकड़कर सीधे खेतों की तरफ निकल गए थे। वे जैसे ही खेतों में पहुंचे तो उनका स्वागत लहलहाते खेतों ने किया। लियाकत अली भी बाहें पसार कर उन खेतों में लगे सरसों के पौधों से लिपट ही गए। वे पौधों को पहले की ही तरह उन्हें प्यार भरे हाथों से सहला रहे थे और अपनी खुशी से बहते आंसुओं से उन्हें भिगो रहे थे। और पौधे भी उनके इर्द गिर्द ऐसे झूल रहे थे जैसे कोई बालक
अपने पिता की बाहों में झूलता है। अचानक उन्हें अपने नन्हे से आम के पौधे की याद आई जो उन्होंने जाने से कुछ समय पहले ही लगाया था। वे आगे चले तो आम का पेड़ पूरा दरख्त बन चुका था। लियाकत अली उसे देखकर ऐसे खुश हुए जैसे पिता अचानक जवान बेटे को देखकर खुश होता है। वे बेतहासा उससे लिपट गए और बोले, अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया रे। अरे तुझ पर तो अमियाँ भी लग रही है। वे अभी पेड़ से बतिया ही रहे थे कि एक बदली आई और जरा सी बरस कर चली भी गई। बारिश होने से जो सौंधी माटी की महक वातावरण में घुली तो लियाकत अली की बाछें खिल गईं। उन्होंने सांसों को जोर से खींचा और माटी की सौंधी महक को अपने तन मन में भरने लगे और चिल्लाकर सहर्ष मिश्रित स्वर में बोले, देखो देखो, ये है मेरी माटी की महक, मेरे वतन की मिट्टी की खुशबू। कहकर उन्होंने सिर सजदे में झुक गया उनका और उन्होंने अपने देश की माटी को चूम लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।